अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन और मेरे साथ अनीस मंसूरी साहब, सीनियर साहबी कराची से मौजूद हैं। कराची के हालात और कराची में सियासी हलचल के ऊपर बात करेंगे। अनीस साहब, आपको वेलकम है। काफ़ी अर्से के बाद आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सर, कराची वाले परेशान हैं और कराची वाले ना सिर्फ कराची के शहरी परेशान, बल्कि कराची के लिए जो आवाज़ उठाने वाले हैं, वो भी बेहद परेशान रहते हैं कि यानी कि जो आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको उठा लिया जाता है और जो कराची वाले या तो फिर वो डंपर के नीचे आ जाते हैं, कभी गोलियों के नज़र हो जाते हैं या फिर उनके जो बुनियादी राइट्स हैं, वो नहीं मिलते। तो क्या माजरा है? बस सियासी हलचल भी होती है, फिर खामोशी भी हो जाती है। तो आखिर चल क्या रहा है? देखिए शायद बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अरसे बाद ज़ाहिर है हम दोबारा से बैठे हैं और जब कभी भी कराची के सियासी हालात अप डाउन होते रहते हैं तब ज़ाहिर है हमारा कोई ना कोई साथ होता रहता है। अच्छा सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक़्त ज़ाहिर है जो इश्यूज़ हैं कराची के उस पर कोई भी इस वक़्त गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। और जो सूरत-ए-हाल है वो अगर जो गुफ्तगू करता है तो उसमें यहाँ पर एक फ़ौरन ही ये मामला बना दिया जाता है कि अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये सूरत-ए-हाल जो है वो सिर्फ़ चंद जमातों के लिए मुख़्तस है। अगर आप ये बात देखें कि वो अगर बात करेंगे तो उनके लिए पाबंदियाँ हैं, उनके लिए चीज़ें मुश्किल हैं। लेकिन जब दफ़ा 144 लगाई जाती है और हम देखते हैं कि वही दफ़ा सब 44 144 सेंट्रल में मौजूद है और उसमें लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है कि एक सियासी जमात के लिए इजाज़त नहीं है। लेकिन उसी सेंट्रल के अंदर दफ़ा 144 के नफ़ाज़ के दौरान ही 12 तारीख को ही जमात-ए-इस्लामी के तमाम कैंप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर काम कर रहे होते हैं। आपको बड़ा मज़ा आएगा सिचुएशन देख कर के दफ़ा 144 का निफाज़ है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर तमाम कैंप्स लगे हुए हैं और वही 12 तारीख है, उसके बावजूद तमाम कैंप्स, तमाम सरगर्मियाँ चल रही हैं। तो आपको ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, आपको ये वाज़ेह तौर पर बता रही होगी कि भई इश्यूज़ पर तो बात की जा सकती है, लेकिन इन-इन सियासी जमातों को इजाज़त है, इन-इन सियासी जमातों को इजाज़त नहीं है। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तो यही वजह है कि जब कभी भी वो सियासी जमातें कि जिनके लिए अलाउ नहीं है, कि ये बात नहीं कर सकते और जब कभी भी वो अपनी सरगर्मियाँ दिखाती हैं, तो कराची की सियासत में वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अनसर सामने आना शुरू हो जाते हैं, कि जिससे पता चलता है कि जी, हमारा कंट्रोल है। तो अंदरून अंदर की बात क्या है कि मतलब चूँकि जो खबरें बीच में आती रहीं, वो ये था कि आफ़ाक अहमद साहब जो है ये डंपर माफ़िया के खिलाफ, क्योंकि कल उन्होंने खुद वाज़ेह भी किया कि मेरा बुनियादी मसला डंपर माफ़िया के खिलाफ नहीं, मैं तो बुनियादी हकूक जो मसाइल हैं उसके ऊपर निकल रहा था। उनका जो एजेंडा था पूरा उन्होंने वाज़ेह किया। लेकिन क्या ताऊसन साहब की इसमें हिमायत थी? खौफ किस बात का था? गवर्नमेंट को किस बात का खौफ था? कराची में आज देखा कि लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले उस रैली में, आप भी शरीक थे। तो दूसरे लोगों से मसला नहीं था, आफ़ाक अहमद से क्या मसला आया था? देखिए आज हम रैली में थे, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम की रैली थी, वहाँ भी हमने देखा और आज जमात इस्लामी की रैली थी, वो भी मैंने देखी। अच्छा, दोनों जगहों पर अवाम की भारी तादाद था, बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। लेकिन अगर आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम की जो पूरी रैली थी, वो उसमें आपको ऐसा वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि एक ख़ास कम्युनिटी उसपे होल्ड कर रही थी, जबकि जमात की जो रैली थी, उसमें तमाम किस्म के लोग मौजूद थे। तो अगर कम्युनिटी वाइज़ डिवीज़न देखें, तो ये आपको बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। अच्छा, अब जो आपका मेन सवाल है कि सूरत-ए-हाल क्या है और क्यों इजाज़त नहीं है और क्यों ख़ास स्पेसिफ़िक ये है। आफ़ाक अहमद साहब का इश्यू ये है कि सन 2001 के बाद से उनके लिए वो तमाम सहूलियात मौजूद नहीं है कि जो कि आज मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के लिए मौजूद है या दीगर और लोगों के लिए मौजूद है। सन 2002 के बाद से वो शायद उस तरीके से वो चाहे जितने भी मकबूल हो जाएँ, उनकी मकबूलियत बढ़ गई थी और मकबूलियत के बावजूद भी कबूलियत का वो एलिमेंट नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब की हिमायत का उनकी तरफ से है, तो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से उनकी हिमायत नहीं हुई थी, ना ही पहले उनका अनाउंसमेंट हुआ था। ये बात बहुत वाज़ेह थी। लेकिन मामला ये है कि इस वक़्त जो सबसे बड़ा हर्डल, जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो थी एनक्यूएम पाकिस्तान की के तहफ़्फ़ुज़ात और एनक्यूएम पाकिस्तान के इस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। एनक्यूएम पाकिस्तान का एक एलिमेंट ये बार-बार ये सबको बताने की कोशिश कर रहा था कि जनाब क्या हमें रोकने के लिए हमारे काम को और हमें हमारे लिए मामलात पैदा हो रहे हैं और आफ़ाक अहमद साहब की जो मूवमेंट है वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है या करवाई जा रही है। तो एक अहम अनसर तो ये था और आपने देखा होगा कि हुकूमत के खिलाफ इनका एहतजाज था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये कड़ी तनकीद कर रही थी, लेकिन फ्रंट पर आ रही थी एनक्यूएम पाकिस्तान और आपने हर जगह ये देखा जहाँ-जहाँ उन्होंने मामला की वो एनक्यूएम पाकिस्तान के लिए एनक्यूएम पाकिस्तान बार-बार ही कहते हैं। एनक्यूएम पाकिस्तान के लोग बंद लफ्ज़ों में बार-बार ये बात का इशारा कर रहे थे कि जनाब ये फरमाइशी एफआईआर हैं, बार-बार वो लफ्ज़ों में इस तरीके से कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट की क़यादत वो बार-बार ये कह रही थी कि जनाब उनकी फरमाइश पर हमारे खिलाफ ये सारे मामलात हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो एमकेएम के दरमियान की रिफ्ट थी, वो ही ज़्यादा यहाँ पर हावी रही
ना कि अगर हम ये तसव्वुर करें कि दीगर मामलात पे। अगर अल्ताफ हुसैन साहब का मामला होता, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने पहले भी उनसे कहा कि जी वो जो रिहाई का मामला हुआ था, उस वक़्त उन्होंने कहा था कि मेरे उनसे इख्तिलाफ़ात है, लेकिन मैं रिहाई का मुतालबा करता हूँ, इख्तिलाफ़ात का उन्होंने ज़िक्र किया था। तो दूसरी बात ये तासुर कुछ लोग उभारने की बार-बार कोशिश कर रहे थे कि शायद इस रैली के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब उनकी हिमायत करेंगे। लेकिन हुआ ये था कि एमक्यू लंदन की तरफ से कोई 11 बजे के करीब 11 तारीख को ही ये मैसेज आ चुका था कि हमने इस रैली की हिमायत नहीं की है। तो एक तासुर तो ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह था। लेकिन आफ़ाक अहमद साहब की जो स्पीच है, आफ़ाक अहमद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो बार-बार ये बात दोहराते रहे कि कुछ लोग कुछ खास जगहों पर जाकर के शिकायत कर रहे थे कि ये दोनों मिल गए हैं। ये आफ़ाक अहमद साहब कह रहे हैं। और बार-बार उनको जा-जाकर ये बता रहे थे कि जनाब ये मिल गए हैं और इसकी वजह से ये सारे हालात खराब हो रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की इस सारी सूरत-हाल में। तो अल्ताफ हुसैन साहब का फैक्टर अपने आप को या एमके लंदन जो है वो अपने आप को इससे बिल्कुल दूर रखे हुए थी। मगर ये ताज्जुब जो है वो उभारा जा रहा था कि ये इनके साथ है। इस वजह से ही बहुत सारी शिकायतें भी हुई और बहुत सारे लोगों के मसाइल हुए। और आप तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कभी भी कुछ लोग नाराज़ हो जाएँ तो वो टैग लगा देते हैं लंदन का और वो ये कहते हैं कि उनके लोग हैं, तो ये तो हम और आप दोनों भुगत चुके हैं इस बारे में, तो ये होता रहता है। तो ये इनके साथ भी यही हुआ है, हमारी वाली तारीख इनके साथ दोहराई गई है। अनिल भाई देखिए ये चलिए आपने खुद ही बात कर ली इतना मज़ा आता था देखिए जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह का आप बिजली, पानी, आब हवा इस्तेमाल करते हैं और यहाँ यानी कि इंसानी बुनियादी हकूक सारे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आपका दिल करता है कि आप वहाँ के राइट्स के ऊपर बात करें। और हम जब राइट्स के ऊपर बात करने लगते हैं तो फिर कहा जाता है जी आप तो फलाँ के बंदे हैं। हालाँकि हम फलाँ के बंदे नहीं, बंदे अल्लाह के और लोगों के हकूक के ऊपर बात करना हम पर लाज़िम है क्योंकि कल हम मर जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आएँगी कि हमने अपने लोगों के लिए अपनी जो इंसानियत या ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या बात की थी। सर भाई एक चीज़ बताएँ आप जो कि डंपर्स का बड़ा इश्यू है और जो बुनियादी अवाम समझ रहे थे आफ़ाक अहमद साहब की जो मूवमेंट थी कि जी वो डंपर माफिया के खिलाफ है। लेकिन अचानक सामने आते हैं शाहिद सैयद साहब। शाहिद सैयद साहब के कितने डंपर हैं, कितने कंट्रोल करते हैं वो ट्रकों को, डंपर्स को, ट्रेलर्स को वो अचानक कैसे सामने आ रहे हैं? देखिए बहुत गौर से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। शायद मामला ये था कि जब आफ़ाक अहमद साहब डंपर पर बात कर रहे थे, जमात-ए-इस्लामी डंपर पर बात कर रही थी। खुद गवर्नर साहब, कामरान टेसुई साहब डंपर पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। हुआ ये कि उस वक़्त कुछ लोगों ने ये तासुर और ख़ास तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ये तासुर दे रही थी, बार-बार सब जगह पे जाकर के ये एक लिसानी मामले की तरफ जा रहा है। सही ये एक बहुत बड़ा अवसर है। हुआ ये कि जब 11 तारीख की रात को इनके महाजर कम्युनिटी ने आफ़ाक अहमद साहब के लोगों पर ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ और उनके लोगों को जब गिरफ्तारियाँ शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर एक बहुत हेवी कैंपेन चल रही थी। और वो हेवी कैंपेन ये थी कि जो लियाकत महसूद है, उन्हें इजाज़त दी जा रही है, जबकि आफ़ाक अहमद साहब के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। उससे ये तासुर बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पे कराची वालों के अंदर ही उभर रहा था कि कहीं यहाँ पर ये कम्युनिटी फैसिलिटेट तो नहीं किया जा रहा कि एक तरफ जो है वो कुछ नहीं कहा जा रहा, दूसरी तरफ कुछ नहीं कहा जा रहा। अब इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए ज़ाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था और बहुत सारी मुक़तदरा कुव्वतों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसके लिए रात गए ये फैसला किया गया, रात गए की वक़्त कि रात गए शाहिद सैयद साहब को एक फ़ोन गया और शाहिद सैयद साहब से ये कहा गया कि सुबह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अच्छा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एमक्यूएम के तमाम लोगों को जो कि बड़ी मुश्किल से साथ आपस में बैठे हैं, उन सबको एक किया गया और फिर ये कहा गया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी, फारूक सत्तार साहब को भी और सबको क्योंकि आपको मालूम होगा कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई साथ नहीं बैठा था, सब अलग-अलग कर रहे थे। लेकिन फिर सबको एक किया गया और उसमें कम्युनिटी वाइज़ सबको लाकर यहाँ पर फैसला ये किया गया। और उसकी वजह से सुबह साढ़े 10 बजे ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया गया कि सुबह साढ़े 10 बजे जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और सुबह साढ़े 10 बजे का मतलब ये था कि 11 बजे आफ़ाक अहमद साहब को करना था और साढ़े 10 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो शाहिद सैयद साहब से खुसूसी रिक्वेस्ट की गई कि वो आएँ इस सारे मामलात में और इसी वजह से आपने देखा होगा कि खुसूसी तौर पे प्रोटोकॉल दिया गया कि जब एमक्यू जब शाहिद सैयद साहब से सवालात का सिलसिला शुरू हुआ, तो जो पहला सवाल ही शाहिद सैयद साहब से पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि जब डंपर से लोग मर रहे थे, तो आप उनके घर क्यों नहीं गए और आज आप यहाँ क्यों आए? ये बहुत अहम सवाल था। इसके लिए बाकायदा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उनका दिफ़ा किया और कहा कि इस बात का जवाब मैं दूँगा। हमारे इनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और ये इसी वजह से आए हैं और इस तरह का सवाल जो है वो मेहमान है हमारे, आपको इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए था। तो ज़ाहिर-सी बात है इसका मतलब ये था कि एमक्यूएम पाकिस्तान और ने इस बात को खुद अरेंज किया था और ये तासुर था कि जनाब ये कम्युनिटी वाइज़ क्योंकि एमक्यूएम बार-बार ये कह रहे थे कि कम्युनिटी का क्लैश ना हो, कम्युनिटी का क्लैश ना हो। इसलिए सारी सूरत-ए-हाल हुई। रात गए शायद सैयद साहब को किसने फ़ोन किया ये भी मुझे मालूम है। मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि
उसके बाद सुबह जो है वो सब लोगों की आपस में जो मीटिंग हुई रात पे, जो फ़ोन पे बातचीत हुई 1 डेढ़ बजे के करीब। उसके बाद जो सुबह का प्रोग्राम तय हुआ, उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो ये मैसेज का रन होना कि सुबह साढ़े 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्योंकि ये मैसेज जो रन हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये आपके इल्म में होगा कि सुबह के वक़्त हुआ है अर्ली 8 बजे के करीब, 7-8 बजे के करीब, और उसके बाद ये सारा अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है आपके सामने, और इसमें फिर वो शेर है ना कि दावर हश्र मेरा नाम है अमाल ना देख, इसमें चंद पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो रात में कॉल्स होना, फिर सब लोगों का मर्ज होना, फिर ये सुबह का ये सब एक था कि उसके बाद शायद से ये सब आए, वरना शायद से ये सब ना आते। सर सर एक सवाल आपसे आखिरी वो ये है कि लोगों को लगता है जो आजकल उनके साथ जो ज्यादती हो रही है कराची में रोजाना की तादाद में डंपर्स ट्रेलर ट्रकों वाटर टैंकर इन चीजों के नीचे आके लोग मर जाते हैं और पुलिस भी आपको बेबस दिखाई देती है और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो भी इन माफियाज के सामने बेबस दिखाई देती है। तो अब बिला आखिर आवाज कौन उठाएगा, इनको कंट्रोल कौन करेगा, लगाम कौन डालेगा इनको, क्योंकि ये तो लसानी मामला तो नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। डंपर्स या ट्रक जो है वो किसी से नहीं पूछता ये कौन सी जबान बोलने वाला है, कौन सी जात या कौमियत से ताल्लुक रखता है। एक आम पाकिस्तानी मर रहा है, एक निहत्था कराची वाला मर रहा है। देखिए, ज़ुल्म और बर्बरियत है। यहाँ आप आके साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं, यहाँ सारे मामला तो कहा जाता है ठंडे हो जाएँगे, वहाँ गवर्नर साहब जो है वो मुलाकात करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से, और फिर जो है वो सूरत-ए-हाल के बाद होता ही है कि रात के वक़्त आप ये देखिए कि लियारी ओल्ड सिटी एरिया, बुल्टन मार्केट के इलाके के अंदर एक ट्रॉलर का हादसा पेश आता है, और 2 लोग उसमें वो जहाँ बाहक होते हैं, जो वो शहीद होते हैं कि जो कि लियारी से ताल्लुक रखते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ तस्वुर किया जाता है लियारी। ना वो उर्दू बोलने वाले हैं, ना वो पश्तो बोलने वाले हैं, बल्कि वो कच्छी मेमन है, और एक जो है वो मेमन है। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए कि उसके बावजूद यहाँ बात कही जाती है और अगले दिन जो है वो ट्रॉलर का इश्यू हो जाता है, तो ये आपके सामने जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर हो जाता है कि ये मामला रुकेगा नहीं। यानी कि अब आप कराची का कोई भी इलाका हो, यानी गोल्डन मार्केट आप एंड है कि जहाँ पर आप बात कर रहे हैं जो टावर है, और जो एक वाक़या हुआ वो हुआ सुजानी टाउन के अंदर। तो कराची की 2 इंतहाएँ हैं, और उन दोनों जगहों के दरमियान में सारे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। तो अगर आप इन इश्यूज़ पर बात करेंगे कि जनाब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इससे कोई भी इसका ताल्लुक किसी कम्युनिटी से नहीं है। देखिए, ट्रॉलर चलाने वाले या डंपर चलाने वाले कोई एक कम्युनिटी से नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि ये जो ट्रॉलर और ये जो वाटर टैंकर के मालिकान हैं, इनमें से अक्सरियत पश्तून नहीं है। इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक नियाज़ी कम्युनिटी से है। एक बहुत बड़ी तादाद इनकी है। और आप तो इसको ये तसव्वुर करना कि ये वही लोग हैं। दूसरी बड़ी बात, इससे लोग जो हलाक हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो सिर्फ उर्दू बोलने वाले हैं, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। इसमें पश्तून की जान दी जा रही है, इसमें सिंधी भी जा रहा है, इसमें बलूच भी जा रहे हैं, इसमें सिंधी सराइकी भी जा रहे हैं, इसमें तमाम कम्युनिटीज़ के लोग, इसमें कौन है कि जो इससे मुतासिर नहीं है? हर आम आदमी, गरीब आदमी बाइक चलाता है और उसकी ज़द में वो आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बात को तसव्वुर किया जाए कि इसे जो लोग भी कम्युनिटी का रंग देना चाहते हैं, वो गलत है, और इसके बावजूद भी आपने आफ़ाक़ अहमद साहब को रोक लिया। चलिए जी जनाब, हम वाह-वाह कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात हो गई। चलिए जनाब, आपने इस बात से कर लिया कि हम ये फसाद नहीं होने देंगे, चलिए ये बात भी ठीक आपकी मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या आपने ट्रॉलर, डंपर्स और इनको हेवी ट्रैफिक को रोका कत्लेआम से? वो नहीं रुके, और ये वाक़यात हुए। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं, अच्छा अब अभी इस वक़्त क्यों इस मामले को हाइलाइट किया जा रहा है? देखिए, पिछले साल 750 अफराद जहाँ बाग हुए, सही है? डंपर का इश्यू अभी से नहीं चल रहा है, इश्यू उस वक़्त से चल रहा है कि जब आपको याद होगा कि पिछले से पिछले साल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब जब कराची के अमीर नहीं बने थे, तो उस वक़्त वो कई लोगों की तदफ़ीन में उधर गए थे, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको ये बात बिल्कुल। भी याद हो कि पिछले साल अगस्त से कामरान टेसरी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं डंपर के आगे आ जाऊँगा। मामला ये है कि इसकी शिद्दत उस वक़्त ज़्यादा हुई कि जब आफ़ाक़ अहमद साहब को गिरफ्तार किया गया। अगर आफ़ाक़ अहमद साहब की गिरफ्तारी का मामला नहीं होता और वो मामला चलता रहता, तो शायद हम इसकी इतनी हाइलाइट नहीं होती। लेकिन आफ़ाक़ अहमद साहब की गिरफ्तारी के बाद ये इश्यू इस कदर ज़्यादा हाइलाइट हो गया कि लोग कहने लगे कि ये बहुत ज़्यादा शदीद मामला है। आप ये बात देखिए कि ये हमारे यहाँ पर होता क्या है कि अक्सर वो इश्यू बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो जाता है। पिछले साल रमज़ान में आपको बहुत वाज़ेह तौर पर याद होगा, 2 साल रमज़ान से एक इश्यू बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा था, और वो था स्ट्रीट क्राइम का। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बारे में क्या इश्यूज़ था, किस हद तक उसमें शिद्दत आ चुकी थी। क्या आज स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात नहीं हो रहे? परसों जब आपके इल्म में होगा कि जब वो वाक़यात हो रहे थे, तो उस औरंगी में जब वाक़या रोनुमा हुआ था डंपर का, परसों के वक़्त उसी वक़्त आपको मालूम होगा कि सरीना होटल नई कराची में एक नौजवान को स्ट्रीट क्राइम क्रिमिनल ने मार दिया। लेकिन क्योंकि ये सब इश्यू
हाइलाइट उस तरीके से नहीं हुआ था, आज ये इश्यू इस तरीके से हाइलाइट हुआ है। अभी आप देखिए 1-2 महीने के अंदर बिजली का इश्यू हो जाएगा। दरहकीकत मामला ये है कि हुकूमत और इंतज़ामिया इन इश्यूज़ को हल करने की कोशिश नहीं करती है। अगर इन इश्यूज़ को संजीदा बुनियादों पर हल कर दिया जाए, तो ये बार-बार उभर कर सामने नहीं आएँगे। आप ये मसला है, आज भी स्ट्रीट क्राइम का इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हुआ, आज भी बिजली का इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हुआ। आपको याद होगा पिछले साल जून में आफ़ाक अहमद साहब ने और जमात इस्लामी ने, दोनों जमातों का मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा। आफ़ाक अहमद साहब और जमात इस्लामी ने बाकायदा बिजली के बहरान के लिए जून-जुलाई में बड़े मुज़ाहिरे किए थे। इन्होंने नुमाइश पे मुज़ाहिरे किए थे, जमात इस्लामी ने मुज़ाहिरे किए थे, क्या बिजली का मसला हल हो गया? गर्मी की शिद्दत फिर इंक्रीज़ कर रही है, 12.5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला फिर जारी है, कुछ जगहों पर 16 घंटे लाइट नहीं है। इस वक़्त गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो चुका है। अगले महीने ये मामला वर्स्ट हो जाएगा। फिर लोग मुज़ाहरा करने के लिए निकलेंगे, फिर जलाओ गिराओ होगा, फिर हुकूमत ये कहेगी कि जनाब ये मामला ये लोग कोई शरपसंदी फैला रहे हैं। तो ये इश्यूज़ तो चलते रहेंगे और जब तक आप इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, आप कितनी आवाज़ों को दबाएँगे? जहाँ तक ये बात है कि जनाब ये आफ़ाक अहमद साहब रुक गए, मामलात हैं, आप आफ़ाक अहमद साहब को ये समझ लीजिए कि वो बड़े पुराने सियासतदान हैं, सही है? और आपको आपके इल्म में होगा कि ये मामलात जो इनके ताल्लुकात से ताल्लुक के मामलात हैं, शायद आपको और हमें बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, ये मामला 2 साल से इसी तरीके से हैं। ये जो कुछ भी हुआ है, सही है? फिशिंग ऑपरेशन का सिलसिला हुआ है, आपको याद होगा और बहुत अच्छी तरीके से मामलात होगा। अच्छा, अब इनकी अगर आप सियासत को देखिए, तो इन्होंने 2 स्टेप आगे बढ़े हैं, 1 स्टेप ये पीछे हटे हैं। अगर आप इनकी हिकमत अमली को देखें, तो इन्होंने क्या किया है कि 2 स्टेप आगे जा रहे हैं, 1 स्टेप पीछे जा रहे हैं, 2 स्टेप आगे जा रहे हैं, 1 स्टेप पीछे जा रहे हैं। दरहकीकत आफ़ाक अहमद साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितना उन्हें आगे जाना है और कहाँ तक आना है। वो 40 साल से सियासत कर रहे हैं। हम जो लोग बातें कर रहे हैं, हमारा सियासत का तजुर्बा नहीं है। कोई भी अगर बहुत सारे लोगों को मैंने सुना उन्होंने कहा कि जनाब ये आफ़ाक अहमद साहब को जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं गए, ये मामला नहीं होना चाहिए। देखिए हर शख्स शोहरत चाहता है। और ज़ाहिर-सी बात है आफ़ाक अहमद साहब को भी पता है कि लोग क्या सोचेंगे अगर वो नहीं जाएँगे तो। भाई वो नए आदमी तो नहीं है ना, वो मुझसे जितनी मेरी उम्र होगी शायद हम दोनों की जितनी उम्र होगी उनका उतना उनका सियासी तजुर्बा है। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है ना? बिल्कुल। भाई हमसे काफ़ी बड़े हैं और इनका सियासी तजुर्बा और ज़ाहिर है हम किसी के बारे में ये तबसरा करना शुरू कर देंगे यार ये ऐसा है। देखिए और जहाँ तक ये बातें अफ़वाहें हैं कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का और इनका मर्जर हो रहा है, हमने पहले भी इसकी नफ़ी की थी, ये मुमकिनात में से नहीं है। अभी नहीं है, अभी ऐसा कोई चांस नहीं है, पहले भी था। एमक्यूएम पाकिस्तान अगर या कोई ये समझता है कि जनाब उधर मर्जर हो सकता है, ये फ़िलहाल पॉसिबिलिटीज़ में नहीं है। लेकिन इश्यूज़ पर ये हो सकता है कि सब लोग एक हो जाएँ। जैसे जो डंपर का इश्यू है, उसमें हुँ। आपको एमक्यूएम पाकिस्तान भी एक ही बात कहती हुई नज़र आती है, जमात इस्लामी भी एक ही बात कहती हुई नज़र आती है, महाथिर गवर्नमेंट भी एक ही बात कहती हुई नज़र आ रही है, एमक्यूएम अंदर भी एक ही बात कहती हुई नज़र आ रही है। तो इश्यूज़ पर कोई अलायंस हो सकता है, लेकिन ये कहना कि जनाब ये सब एक हो रहे हैं, ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल, अनिस भाई आपका बयान शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। ये वाज़ेह हो चुका है कि ये कराची का जो मसला है, चाहे वो डंपर से या पानी, बिजली या दीगर जो इश्यूज़ हैं, वो ना लासानी है, ना जो है सियासी हैं, बल्कि इंतज़ामी मैनेजमेंट का मसला है। अगर मैनेजमेंट ठीक हो जाए, तो यकीनन ये पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में से एक शहर है, जो हर किसी को पालता भी है, हर किसी का ख़्याल भी रखता है, लेकिन इसका ख़्याल कोई नहीं रख रहा। अनिस भाई आपका बेहद शुक्रिया। देखने वालों का, सुनने वालों का भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी और दिन आपको ज़हमत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।